हॅलो फ्रेंड्स, टेल ट्रेजर्स द हिडन जेम्स या चॅनलवरती मी उज्ज्वला तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे. UPSC वाला लव कलेक्टर साहेबा हे पुस्तक आपण वाचत आहोत. या पुस्तकातील 11वा भाग UPSC फोड़ दिया याचा उर्वरित भाग आपण लगेच वाचायला सुरुवात करूया. सिलेक्शन होने के बाद जब उन्हें ग्रामवासियों द्वारा सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कुछ सफलता के सूत्र बताए थे जो UPSC में ही नहीं जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शानदार थे. पहला सफलता का सूत्र उन्होंने यह बताया कि एक सवाल हर रोज़ खुद से कीजिए कि क्या मैं मेरा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ. अगर उत्तर मिले नहीं तो उस काम को उत्कृष्ट तरीके से करने के उपाय ज़रूर खोजें, क्योंकि औसत तरीके से किए गए काम के परिणाम भी अक्सर औसत ही होते हैं तथा उत्कृष्ट तरीके से किए गए काम के परिणाम भी उत्कृष्ट ही मिलते हैं. फिर चाहे वो काम पढ़ने का हो या फिर पढ़ाने का, खेलने का हो या फिर खिलाने का. आप ग्रेट बनने के लिए काम न करें, बल्कि जो भी काम करते हो उसे ग्रेटनेस के साथ करें. आप उस क्षेत्र में ज़रूर एक दिन ग्रेट बन जाएंगे. दूसरी बात यह कि जिस संकल्प को ठाना हो, अगर बस उसी को पाना हो तो अच्छी रणनीति बनाओ, उस पर अमल करो. मंजिल की राह में विकल्प बहुत मिलेंगे, पर विकल्पों में भटककर संकल्प को आंखों से ओझल नहीं होने देना है. यदि आप अपने लिए संकल्प के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो आप एक दिन अपने संकल्प को ज़रूर पा लेंगे. तीसरी बात यह कि अगर आप बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो एक नियम अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए. वो है 20-80 का नियम. इस नियम के तहत आप अपनी दिनचर्या में समय के उस 20% भाग का पता लगाओ जो आपके लिए प्राइम टाइम हो. इस समय आप अपने प्राथमिकताओं वाले 20% कार्यों को हर हाल में निपटा लें. मज़े की बात यह है कि यह 20% महत्वपूर्ण समय तथा कार्य आपकी सफलता में 80% रोल प्ले करेगा. चौथी बात, कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर नहीं लक्ष्य पर निगाह रखते हैं, इसलिए उन्हें भीड़ नहीं मंजिल दिखाई देती है. इसलिए वो हजारों हजार की भीड़ को चीर कर भी सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं. पांचवी बात, अधिकतर लोग वही राह चुनते हैं जिसमें कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा अनुशासन के फेर में न उलझना पड़े. यानी वे शरीर को अधिकतर समय आरामदायक स्थिति में तथा मस्तिष्क को अधिकतर समय अर्ध प्रसुप्तावस्था में ही रखना चाहते हैं, ताकि कुछ नया न करना पड़े, कुछ नया न सोचना पड़े और न ही परिस्थितियों से दो हाथ करने पड़े. कुछ लोग कठोर मेहनत वाली, कुछ नया और बड़ा करने वाली कठिन राह चुनते हैं तथा मंजिल मिलने तक हिम्मत नहीं हारते, चैन से नहीं बैठते तथा कर्म, अनुशासन तथा लगन के त्रिकोण की लय नहीं खोते हैं. सफलता के सूत्र के रूप में छठवीं बात एंजल ने यह बताई कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और जीवन में संगति बहुत अहमियत रखती है. इंसान की जैसी संगति होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है. इंसान के गुण दोष संगति पर निर्भर करते हैं, यानी संगति के मानवीय गुणों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है. संगत की वजह से अक्सर व्यक्ति के चाल ढाल, रहन सहन, खान पान, बात करने का सलीका, चरित्र आदि में परिवर्तन आ जाता है. कविवर रहीम का एक दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन. वहाँ दोहे का भावार्थ यह है कि संगति का असर हर चेतन वस्तु के ऊपर पड़ता है. कहा जाता है कि इंसान योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है. मनुष्य का आचरण, स्वभाव उसकी संगति से ही निश्चित होते हैं. बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके जीवन पर उसका व्यापक असर उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है. जीवन में उन्नति की सीढ़ी सत्संगति है. अच्छी संगति का एक प्राणवायु है जिसके संसर्ग मात्र से व्यक्ति सदाचरण का पालक बन जाता है
और विनम्र, परोपकारी, ज्ञानवान एवं दयावान बन जाता है। यही नहीं, अच्छी संगति में इतना ओज होता है कि वह बुराइयों का नाश करने की क्षमता रखता है। यह सत्संगति का अभिप्राय सच्चरित्र व्यक्तियों के संपर्क में रहना, उनसे संबंध बनाना है। संगति से ही व्यक्ति को संस्कार प्राप्त होते हैं। यदि कोई इंसान खुद में सुधार चाहता है पर उसकी संगति यदि बुरे विचार वालों यानी दुर्जनों की रही हो तो उसे अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वही यदि संगति सज्जन लोगों से की होगी तो व्यक्ति के विचार शुभ होंगे और आत्मा शुद्धि के मार्ग की ओर बढ़ जाएगी। गुणीजन और अच्छे व्यक्ति के साथ हो तो मानव सन्मार्ग की तरफ चलेगा। गलत आचरण वाले का साथ मिल गया तो मानव व्यसन व्यभिचार की ओर चल पड़ेगा। इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। हम सभी को ऐसे मित्र रखने चाहिए जो हमें ऊंचाई से नीचे न गिराए बल्कि नीचे से ऊंचा उठाने में सहायक हो। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसलिए हमें अपने दोस्त सोच समझकर और सावधानी से चुनने चाहिए। कुल मिलाकर हम सत्संगति यानी अच्छी संगति में रहकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। एंजल ने सफलता के सूत्र के रूप में एक बात और यह बताई कि जब भी निर्णय लेने में दुविधा हो तो अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने। अंतःकरण अंतरात्मा को मनुष्य में सही गलत, नीति अनीति, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का अंतर करने वाला नैतिक बोध माना जाता है, जो कि मनुष्य के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अंतःकरण की मदद से हम अपने नैतिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज़ उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे प्रसन्नता की भावनाएं जन्म लेती है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना रहा है कि अंतःकरण की आवाज़ हमारे अंदर से सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आती रहती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग आधुनिक जिंदगी के कोलाहल में उस आवाज़ को सुन नहीं पाते। अपने अंतःकरण की आवाज़ को न सुनने वाला मनुष्य जीवन में सदैव अशांत और पथभ्रष्ट ही रहता है। कई बार यह देखा जाता है कि इंसान जब लोभ और लालच के कारण अपने क्षणिक भौतिक सुख के लिए अपने अंतःकरण की आवाज़ नहीं सुनता तो वह बुरे आचरण में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे शुभ और अशुभ का भान ही नहीं रहता। महात्मा गांधी तो अंतरात्मा की आवाज़ को सर्वोच्च मानते थे तथा उनके कई निर्णयों का नैतिक आधार अंतःकरण की आवाज़ ही हुआ करती थी। गांधी जी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सत्य के साथ खड़े रहे, इसलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में हमेशा प्रसन्नतापूर्वक रहने का सरल सा तरीका यह है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज़ सुने, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज़ प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सही होती है। हम जब भी कभी कुछ गलती या बुरा आचरण करते हैं तब हमें कहीं न कहीं अपनी त्रुटि भूल से परिचित होते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है, अंदर से आवाज़ आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यह हमारी अंतःकरण की आवाज़ ही होती है जो हमें कुछ गलत करने या किसी को कष्ट पहुंचाने से रोकती है। परंतु जब हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम किसी अच्छे कार्य के बारे में दुविधाग्रस्त होते हैं, मसलन सड़क हादसे में किसी की सहायता के लिए रुकना, तो हमारी अंतरात्मा के लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतःकरण की आवाज़ हमें सत्य एवं नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गलतियाँ जिनकी वजह से असफल होते हैं हम। आईएएस बनना एक वो सुनहरा ख्वाब है जो लाखों युवाओं के दिलों में पलता है। इसको पूरा करने के लिए हर एक अभ्यर्थी जी जान लगा देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और बाकी लोगों के लिए मात्र एक ख्वाब ही रह जाता है। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना हमें आईएएस बना सकता है?
मेरा जॉब है, नहीं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने के बाद जीवन की मिली-जुली सफलता और असफलताओं के बाद में आपके बीच और अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ और उन गलतियों को आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारी सफलता के आड़े आती है। इन गलतियों की वजह से या तो सफलता देर से मिलती है या कई बार समय निकल जाता है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। गलतियाँ जिनकी वजह से असफल होते हैं हम, उसमें से पहली गलती गलत शुरुआत। अक्सर जब हम तैयारी के क्षेत्र में आते हैं तो जोश इतना होता है कि बिना कुछ जाने और समझे बस जुट जाते हैं तैयारी करने में, लेकिन वो सिर्फ आपका जोश है और आपको इस जोश के साथ दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास, मानसिक रूप से हार को सहन करने की शक्ति की भी तैयारी करनी होती है। आपका पहला कदम परीक्षा और सिलेबस के विषय में संपूर्ण जानकारी लेना होना चाहिए। दूसरी गलती गलत माध्यम का चयन। हिंदी भाषी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर सिलेक्शन होगा तो सिर्फ अंग्रेजी विषय में से, इसलिए अंग्रेजी विषय का चयन ही करें। हालांकि ये बात सच है कि सफल विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंग्रेजी भाषा रखने वालों का ही है, लेकिन हिंदी भाषा से चयन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। आप उस भाषा का चयन करें जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंक भाषा के चुनाव से नहीं, आपके उत्तर लेखन से मिलते हैं। तीसरी गलती गलत वैकल्पिक विषय का चयन। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन पिछले वर्षों में उस विषय के कितने अभ्यर्थी सफल हुए उनकी संख्या को देखकर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। विषय का चयन अपनी रुचि के हिसाब से करें। जिस विषय में आप सहज महसूस करें और अपने प्राप्त ज्ञान को परीक्षा में बेहतर तरीके से लिख सके, उसी विषय का चयन करें। चौथी गलती गलत मार्गदर्शन। गलत मार्गदर्शन आपके जीवन के कुछ बहुमूल्य वर्षों का विनाश कर सकता है, इसलिए हर किसी के अंधभक्त न बने और अपनी बुद्धि के विवेक का भी अनुसरण करें। सही है कि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता के लिए दिशा बता सकता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको वे गलतियां बताएगा जिनका वो साक्षी रहा है, और ये दोनों बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है। गलत अध्ययन सामग्री। तैयारी में आते ही लोग इस माया जाल में उलझ जाते हैं और 100% सफलता की गारंटी देने वाली किताबें, चमत्कारी नोट्स इत्यादि खरीदकर अपनी रैंक सजाने में लग जाते हैं, जबकि आपको एनसीईआरटी प्रत्येक विषय से 2-3 अपेक्षित किताबें, 2-3 मासिक पत्रिकाएं और पिछले वर्षों के हल प्रश्न के पत्र चाहिए। परीक्षा के निकट आने पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या टेस्ट पेपर हल करने चाहिए। अगर परीक्षा पास करनी है तो नोट्स के पीछे दीवानगी भूल जाइए। किन्हीं 1-2 कोचिंग के नोट्स तथा किसी अनुभवी अभ्यर्थी के ऐसे नोट्स जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करते हैं और आपकी समझ में आ रहे हैं, काफ़ी है। छठी गलती गलत रणनीति। बहुत से लोग कोई भी रणनीति नहीं बनाते या फिर गलत रणनीति बना लेते हैं। अनेक अभ्यर्थी लोगों से पता करके या फिर इंटरनेट की सहायता से सभी अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें ले लेते हैं और बस लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना यह चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी की वो सभी किताबें खरीदें जो आवश्यक है और उन्हें कम से कम 2-3 बार पढ़ डालें। साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर नज़र डालते रहे। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए फिर उठाए सभी रेफरेंस किताबों को। सातवीं गलती पढ़ने का गलत तरीका। बहुत से मित्रों को देखा है जो बस दिन रात पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स पेपर तक पास नहीं कर पाते। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है।
आप एक बार में 2 विषय उठाइए और दिन में जितने घंटे पढ़ते हैं उनको 2-2 घंटे के स्लॉट्स में बांटिए। जैसे यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांट लीजिए। फिर 2 घंटे का एक स्लॉट समसामयिकी, न्यूज़पेपर आदि को दीजिए और 2 घंटे का समय अपनी वैकल्पिक विषय को दीजिए। बाकी 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स जो 2 विषय आपको पढ़ने हैं उनको दीजिए और हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। 8वीं गलती, निरंतरता की कमी। अक्सर जब हम जोश में होते हैं तो निरंतर 10-12 घंटे अधिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद बीच बीच में 5-10 दिन गैप कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी एक दैनिक दिनचर्या बनाइए। जो लोग जॉब करने वाले हैं वो उस हिसाब से और जो सिर्फ तैयारी करने वाले हैं वो उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाएं और दृढ़ता से उसका अनुसरण करें। 9वीं गलती, सोशल जीवन का त्याग। ये सही है कि यदि आपको अपना अधिकतम समय पढ़ाई को देना है तो सोशल जीवन से थोड़ा दूरी बना लेने में भलाई है, लेकिन मित्रों और परिवार से पूरी तरह से दूर मत होइए, क्योंकि जब अकेलापन महसूस होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और वो कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए पढ़ाई और समाज के बीच संतुलन बनाए रखिए। 10वीं गलती, अपने शौक, खुशियों और व्यक्तित्व का त्याग। ये सोचना गलत होगा कि हमें सफल होना है तो हमारी ज़िंदगी में मौज मस्ती की कोई जगह नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि आप थोड़ा घूमिए फिरिए, मनोरंजन कीजिए या फिर कोई खेल जो आपको पसंद हो वो खेलिए, गाना बजाना आदि सब कीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। सप्ताह में एक दिन या 2 सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे आप खुद की खुशियों को भी दीजिए। जब हमारा मन खुश रहता है और दिमाग शांत रहता है तो हमारे दिमाग की क्षमता का हम पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ मौज मस्ती और खुश रहने वाले लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। हम गधे नहीं जो हमेशा एक ही काम करते रहेंगे। स्मार्ट स्टडी करिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है। भोकाल मारना है तो बनता है, मैंने लव गुरु को कहा। बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? भाई एंगेजमेंट कर ले, क्या पता लड़की के भाग्य से तेरा भी भाग्य खुल जाए, लव गुरु ने कहा। एंजल की फैमिली से उसके सेटल हो जाने के बाद में बात करनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद एंजल का जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, क्योंकि वो एक लड़की है तो उन्हें सामाजिक नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गिरीश बाबू, यह मन से निकाल लीजिए कि लड़की को इम्प्रेस तो कर लिया और इसके बाद लड़की पहल करेगी। अगर आप भी यही सोच कर बैठे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह आपको पसंद करती भी होगी तो भी पहल नहीं करेगी। आपको जब भी मौका मिले तो आप लड़की से अपनी दिल की बात कह दें। आप प्रपोज करने में देर ना करें। लड़की का दोस्त बनने या फिर उसकी तरफ से पहल करने की उम्मीद करना बेकार है, लव गुरु ने अनुभव का एक बंडल खोलते हुए कहा। गिरीश, तुम अपना प्यार पाना चाहते हो, लेकिन एंजल की हाई स्टेटस नौकरी के आगे तुम्हारा प्यार हार भी सकता है, इसलिए संभल कर चलना दोस्त। गिरीश भाई, लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, पैसे के पीछे पागल होती है। ऐसा क्यों लगता है सुमित भैया? ज़माना बदल गया है गिरीश। फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं बल्कि आजकल फैमिली इनकम मैटर करती है और लव शो बाद की बातें हैं, लव गुरु ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा। एक अजीब बात है कि आईएएस तथा आईपीएस में चयनित 90% अधिकारी अपने संघर्ष के मित्रों से कभी फ़ोन पर भी बात करना पसंद नहीं करते। मिलना तो दूर की बात है, वह अपनी तथाकथित सफलता को इस नज़रिए से देखते हैं कि वह कितने कामयाब है, जबकि वह कामयाब होकर के भी फेल है। सफलता का मतलब समाज और दोस्तों से कट जाना नहीं बल्कि जुड़ जाना होता है।
वे इतनी बेसिक बात भी नहीं जानते और खुद को 30 मार खान समझते हैं। असल में कोई परीक्षा पास कर लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। आज आप देख लीजिए कि चरित्र और व्यवहार की बात दूर दूर तक नहीं होती है, जबकि खूबसूरती बाजार में बिक रही होती है और पैसा उसे खरीद रहा होता है। आज बाजारवाद के दौर में इंसान को नैतिकता और चरित्र की बात बेमानी सी हो गई है। लोग सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जिनका हालचाल पहले से ही बहुत अच्छा होता है। मुश्किल में पड़े इंसान के तो लोग नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं। भारतीय विदेश सेवा में अभी एक अधिकारी चयनित हुआ है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उस समय उन्हें छोड़ दिया था जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और वह विकलांग हो गया था। एक बात बोलो गिरीश, हैसियत को मिलती है दिल में जगह, तुम जज्बात लिए फिरते हो। हैसियत की क्या बात कर रहे हो? जो देश के सबसे बड़े अखबार में नियमित तौर पर आर्टिकल लिखता है उसकी हैसियत एक आईएएस ऑफिसर जितनी भी नहीं होती क्या? इश्क का रोग जिस छोकरे को लग जाए उसे प्रेमिका के वादों के सिवाय इस जग के सारे सच झूठ लगते हैं। उस वक्त अगर महबूबा बोल दे कि गुलाब के फूल नहीं काटे ही खूबसूरत होते हैं तो दीवाना अपने घर के हर गमले में फूलों के बजाय कांटों को उगाने का प्रयास करने लगेगा। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर और मंत्री लोग खुद को पृथ्वी का प्राणी नहीं समझते, मंगल ग्रह का प्राणी समझते हैं अधिकतर। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन से जुड़े रहते हुए अपना सरल स्वभाव बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। हमारा एक बैचमेट और फ्रेंड नहीं था जो 2 साल पहले हरियाणा कैडर में आईपीएस ऑफिसर बन गया था। आज हमारे फ़ोन कॉल तक नहीं उठाता है। मसूरी की हवा बहुत से लोगों को बदल कर रख देती है। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। अगर बदल जाए यार तो प्यार कैसा। मुझे तो एंजल ने हिदायत दी है कि तैयारी पर फोकस करो, बाकी किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करो, यह सब बाद में देखेंगे। पहले 4 अक्टूबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे खुद सिलेक्शन लेने पर फोकस करना चाहिए। पहले आईएएस की नौकरी फिर छोकरी, मैंने करियर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। अरे भाई, प्रपोज तो कर दे। प्रपोज करने में कौन सी पढ़ाई आड़े आ रही है? अभी मौका है, रिजल्ट की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी को भी प्रपोज करके प्रकट कर दे। दिल की बात कहने में देरी नहीं करनी चाहिए। मसूरी की आबोहवा पहले से ही खराब है, ऐसे में पहले बता देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी किसी बात को वो न तो इनकार करती है और न ही हाँ, हर बात मुस्कुरा कर टाल देती है। इससे ऐसा लगता है कि वह भी तुमसे प्यार करने लगी है। लवगुरु ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। मैं ये सोचकर कभी उससे कह नहीं पाया था कि कहीं इजहार करने से दोस्ती भी न टूट जाए। मैंने कहा। फ़ोन पर आंखें गड़ाए हो, क्या कर रहे हो अभिलाष? लवगुरु ने पास में बैठे अभिलाष से पूछा। क्रश से चैटिंग हो रही है गुरु, व्हाट्सएप के सामने गुलाब का फूल फेल कर रहा है। मैंने कहा। घास डाल रही है या नहीं? लवगुरु ने अभिलाष की नब्ज टटोलने की कोशिश की। चैटिंग करने के अंदाज से तो लग रहा है कि लड़की पट रही है। अभिलाष ने फ़ोन को टेबल पर रखते हुए कहा। कैसे कैसे, ज़रा डिटेल से बताओ। लवगुरु ने रुचि जाहिर की। सिग्नल तो यही है कि मैं व्हाट्सएप डीपी चेंज करता हूँ या व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ तो 15-20 मिनट में ही सीन हो जाता है। ऐसा हर बार होता है और वह फ़ोटो या स्टेटस पर कमेंट भी करती है। कई बार चैट विंडो में टाइपिंग लिखा हुआ आता है लेकिन मैसेज नहीं आता। ऐसा भी होता है क्या? लवगुरु ने पूछा। हाँ भैया। अभिलाष बाबू, नाम क्या है क्रश का जिसके लिए जिया बेकरार है? लवगुरु ने शायराना अंदाज पेश किया। नाम तो प्रतीक्षा है, लेकिन मैं उनकी पल भर भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा। चलो दोस्तों, मुझे सीपी भी जाना है, चलता हूँ। मैंने बातों के क्रम को तोड़ते हुए कहा। ठीक है,
फिर हम भी निकलते हैं, लव गुरु ने कहा। कुछ सप्ताह के बाद अभिलाष जीटीबी नगर पहुंचकर मेट्रो गेट नंबर 4 पर बैठ गया और घंटे भर एक ही बात सोचता रहा। व्हाट्सएप से प्यार और व्हाट्सएप से ही ब्रेकअप, साथ निभाने की कस्में जो अब टूट भी गई। पहले हाय हेलो हाल चाल, अब टाटा बाय बाय। अजीब है ये वर्चुअल इश्क, अजीब है ये सोशल मीडिया का ट्रैप। कुछ देर और वही बैठे रहने के बाद अभिलाष फिर परमानंद कॉलोनी में लव गुरु के फ्लैट पर चला गया, जहां लव गुरु दैनिक जागरण की मसालेदार खबरों का अवलोकन कर रहा था। अभिलाष जी, कैसे हैं आप? लव गुरु भैया, मूड बड़ा खराब है, मुझे तो प्रतीक्षा ने ब्लॉक कर दिया। इस वर्चुअल ज़माने में प्यार में ब्लॉक न हो तो फिर प्यार का क्या मज़ा। प्यार में ब्लॉक होकर अनब्लॉक होने वाले को ही ब्लॉकबस्टर कहते हैं, लव गुरु ने कहा। यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकातील 11वा भाग यूपीएससी फोड दिया हा भाग इथे संपलेला आहे। आणि तुम्हाला हा भाग कसा वाटला? ह्या भागामध्ये खरंच खूपच महत्त्वाची माहिती सांगितलेली आहे। यूपीएससी परीक्षा देताना मुलं खूप वेळा परीक्षेला बसतात, कारण अशा प्रकारच्या चुका करत असतात, म्हणून त्यांना त्यामध्ये सक्सेस मिळत नाही। तर ह्या चुका पुन्हा त्यांनी करू नयेत यासाठी त्या चुका त्यांना आधी माहीत तर असायला हव्यात, यासाठी हा भाग नक्की त्यांनी ऐकावा। आणि असाच आपण पुढील भाग वाचणार आहोत। वेळात वेळ काढून हा भाग ऐकल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद। तुमच्या आसपास जर कुणी यूपीएससी अभ्यर्थी असतील तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, म्हणजे खरंच खूप महत्त्वाची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि तुम्हाला या व्हिडिओतील माहिती थोडी जरी महत्त्वाची वाटली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। चला तर पुन्हा भेटू पुढील भागासोबत। थँक्यू।